Bismillahirrahmanirrahim. Now this is second lecture on the fundamentals of microbiology, and we have covered some introduction about the bacteria and archaea. Now fungi. Fungi are also eukaryotes and therefore differ from bacteria and are structurally more complex and varied in appearance. Okay, they are eukaryotes, means they qualify the definition of proper cell, and they are different from bacteria, and structurally they are more complex than the bacteria. And fungi are considered to be non-photosynthesizing plants. तो on the other hand ये क्या हैं? ये plants हैं. प्लांट्स को हम जनरली कंसिडर करते हैं कि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता होगा, लेकिन फंजाई आर दोज टाइप्स ऑफ प्लांट्स दोज हु डू नॉट हैव फोटोसिंथेसिस. एंड द टर्म फंगस कवर बोथ ईस्ट एंड मोल्ड्स, और इसमें जो फंगस को हम क्लासीफाई करते हैं ईस्ट और मोल्ड्स में करते हैं. इसके अलावा एक डर्मेटोफाइट्स भी आती है, लेकिन यह कि ज़्यादातर जो इन्फेक्शंस होते हैं या ज़्यादातर जो जिसकी फार्मास्यूटिकल इम्पोर्टेंस है वो ईस्ट और मोल्ड्स की है, जबकि डर्मेटोफाइट्स की जो है वो इन्फेक्शन में है, यानी मेडिकल इम्पोर्टेंस ज़्यादा है. व्हाट आर ईस्ट? ईस्ट आर नॉर्मली यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लार्जर देन बैक्टीरिया, और इनका साइज़ जो होता है 5 to 10 मिलीमीटर होता है. डिवाइड आइदर बाय ए प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिशन और बडिंग. बडिंग क्या होती है? वेयर a daughter cell arises as a swelling or protrusion from the parent that eventually separate to lead an independent existence. यानी जो पेरेंट सेल होता है उसी से बड अराइज होती है और उसी से निकल के वो पेरेंट सेल से फिर दो सेल बन जाते हैं, यानी दो डॉटर सेल बन जाते हैं. तो इस तरह से जो है वो 1 से 2, 2 से 4, तो इस तरह से बाइनरी फिशन या बडिंग के प्रोसेस के ज़रिए ये डिवाइड होते हैं. मोल्ड्स क्या है? मोल्ड्स is an imprecise term used to describe fungi that do not form fruiting bodies visible to the naked eyes. तो molds भी fungi की टाइप है और इनकी कोई fruiting bodies नहीं होती, and cannot form fruiting bodies and they are not visible to the naked eye. Most molds consist of tangled mass which is called mycelium. mycelium क्या है? Of filaments or threads, hyphae भी कहते हैं जिन्हें, which vary between 1 and 50 millimeter wide. They may be differentiated for specialized function, और इनके माइसीलियम या हाइफे के स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं. क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और रिप्रोडक्शन. तो ये इनके फंक्शन होते हैं. मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफाइट्स. ज़्यादातर ये सेप्रोफाइट्स हैं विथ रिलेटिवली फ्यू हैविंग पैथोजेनिक पोटेंशियल्स, बट देयर एबिलिटी टू फॉर्म स्पोर्स दैट आर रेजिस्टेंट टू ड्राइंग making them important as contaminants of pharmaceutical raw material, particularly material of vegetable origins. तो फंगस जो हैं वो सेप्रोफाइट्स हैं और ये स्पोर्स बनाते हैं. स्पोर्स क्या होते हैं? स्पोर्स कह लीजिए कि यही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंजाई डोरमेंट स्टेज में चले जाते हैं और कह लीजिए कि सो जाते हैं स्पोर्स बना के, और ये आसानी से स्पोर्स किल भी नहीं होते. और अगर ये स्पोर्स फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में को कंटामिनेट कर दें, यानी उसमें मिक्सअप हो जाएं, तो फिर उसको स्पॉइल भी कर सकते हैं. लिहाजा दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर अस कि ये स्पोर्स से कंटामिनेट ना हो फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, पर्टिकुलरली मटेरियल ऑफ वेजिटेबल ओरिजिन, यानी वो रॉ मटेरियल जिसका ओरिजिन वेजिटेबल ओरिजिन होता है. जैसे डिजॉक्सिन एक ड्रग आती है, अब वो डिजिटॉक्सिन ग्लाइकोसाइड है जो कि एक प्लांट डिजिटालिस लैनेटा उससे हासिल किया जाता है, और इसके अलावा और भी इसकी स्पीशीज़ हैं. फंगस के बाद है हमारे पास प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ आर यूकैरियोट्स. ये जो है भी यूकैरियोट्स हैं, यानी कंप्लीटली क्वालिफाई द डेफिनेशन ऑफ सेल, प्रीडोमिनेंटली यूनिसेलुलर एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और रिगार्डेड एज एनिमल रादर दैन प्लांट्स. अब देखिए, हमने अभी फंगस को बात की कि वो प्लांट्स से मैच करते हैं, यानी प्लांट सेल से, लेकिन नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग. और जो प्रोटोजोआ हैं वो एनिमल सेल हैं, प्लांट्स नहीं हैं. मैनी प्रोटोजोआ आर फ्री लिविंग मोटाइल ऑर्गेनिजम्स दैट अकर इन वाटर एंड सॉइल. वाटर में भी मौजूद होते हैं, सॉइल में भी होते हैं. ऑल्दो सम आर पैरासाइट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और प्लांट्स और एनिमल में पैरासाइट्स के तौर पर रहते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन. फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया एंड एमीबिक डिसेंट्री. अब प्रोटोजोआ की 2 एग्जाम्पल इन्होंने अभी यहाँ पे दे दी कि जो ह्यूमन में
पैरासाइटिक रोल प्ले करते हैं, जैसे मलेरियल पैरासाइट और एमीबिक डिसेंट्री, जो कि एंट एमीबा हिस्टोलाइटिका से होता है, जिससे एमीबिक डिसेंट्री यानी वोमिटिंग और डायरिया होता है। प्रोटोजोआ आर नॉट नॉर्मली फाउंड एज कंटामिनेंट ऑफ रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड मेडिसिन्स एंड द रिलेटिवली फ्यू दैट आर ऑफ फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट ओ टू दैट स्टेटस प्राइमरीली टू द पोटेंशियल टू कॉज डिजीज। प्रोटोजोआ के बारे में ये है कि ये आमतौर पर रॉ मटेरियल या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एज ए कंटामिनेंट नॉर्मली फाउंड नहीं होते। हाँ, ये इसकी मेडिकल इंपॉर्टेंस ज़रूर है, क्योंकि ये जो है वो डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। दैट इज़ वाई दे हैव मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रादर दैन फार्मास्यूटिकल इंटरेस्ट। नाउ नेमिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम नेमिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की नेमिंग किस तरह से करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स आर नॉर्मली नोन बाय टू नेम्स, दैट ऑफ द जीनस एंड प्लूरल जेनेरा एंड दैट ऑफ स्पीशीज, यानी जीनस एंड स्पीशी। उसकी जीनस क्या है और स्पीशी क्या है। द फॉर्मर इज नॉर्मली रिटन विद एन अपर केस इनिशियल लेटर एंड द लेटर विद ए लोअर केस एज केस इनिशियल लेटर, फॉर एग्जाम्पल स्टेफिलोकोकस ऑरियस और एशेरिशिया कोलाई। तो इनको लिखने का तरीक़ाकार ये होता है, साइंटिफिक रूल, कि इनके जो फर्स्ट नेम होता है यानी जो जीनस है वो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, उसके बाद स्मॉल लेटर में, और सेकंड नेम जो होता है जिसको स्पीशी कहते हैं वो टोटली स्मॉल में होती है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको इटैलिक फॉन्ट में शो किया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस और एशेरिशिया कोलाई दोनों इस इटैलिक फॉन्ट में हैं। ओके, दीज मे बी एब्रीवेटेड बाय शॉर्टनिंग द नेम्स ऑफ द जीनस प्रोवाइडेड दैट द शॉर्टेंड फॉर्म इज अनएम्बिगुअस, फॉर एग्जाम्पल स्टेफ ऑरियस और ई कोलाई। कभी कभी एब्रीवेटेड शॉर्टनिंग फॉर्म भी यूज़ की जा सकती है जीनस की, जैसा कि यहाँ पे स्टेफ ऑरियस और ई कोलाई, लेकिन इनमें कोई अनएम्बिगुअस डाउट नहीं होने चाहिए। अनएम्बिगुअस यानी किसी किस्म का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कोई दो ऑर्गेनिज्म अगर इस तरह के हों तो फिर इस तरह की शॉर्ट फॉर्म को यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो एक ही यूनिक ऑर्गेनिज्म है तो फिर किसी किस्म की कोई डाउट की ज़रूरत नहीं होगी। किसी जैसे एशेरिशिया कोलाई, ई कोलाई एक ही है, इसके अलावा और किसी किस्म का कोलाई नहीं होता, तो हम इस वजह से ई कोलाई की तरह भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोथ द फुल एंड द शॉर्टेंड नेम्स, चाहे वो फुल नेम हो चाहे ये शॉर्ट फॉर्म हो, एब्रीविएटेड फॉर्म हो, आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स, और इटैलिक फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है टू डेजिग्नेटेड देयर स्टेटस एज प्रॉपर नेम्स, और प्रॉपर नेम के तौर पर इनको इटैलिक्स में शामिल किया जाता है। तो इस वजह से जब भी आप कॉपी में आंसर लिख रहे हो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम, एक तो ये कि ये रूल याद रखें कि जो जीनस का फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा, उसके बाद बाकी जो स्पेलिंग की जो लेटर होंगे वो स्मॉल लेटर में होंगे, और जो स्पीशी होगी वो स्टार्ट भी स्मॉल से होगी, उसका कंप्लीट नेम स्मॉल से होगा। एक तो ये रूल याद रखें। दूसरा रूल जो याद रखना है कि ये जो नेम है ये इटैलिक्स में होने चाहिए। बाकी ये कि, और अगर आप इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे तो फिर ये कि आप ये मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक पेपर का ये रूल होता है कि आपने एक तो ये कि इटैलिक में लिखना है, और दूसरा ये कि जो जीनस और स्पीशी का जो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर की रूल हैं उसको फॉलो करने हैं। नाउ नेमिंग के बाद आइए माइक्रोबायल मेटाबॉलिज्म। Microbial organisms exhibit marked differences in their metabolism. Some species can obtain carbon from carbon dioxide and energy from sunlight or the oxidation of inorganic material like sulfides. Okay? तो species जो है वो obtain कर दिए कार्बन, जो कार्बन डाइऑक्साइड से, एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ inorganic material like sulfides. Vast majority of organisms of interest in pharmacy and medicine are described as chemoheterotrophs. Chemoheterotrophs means कि chemicals, hetero means different type के उनसे बनाते हैं. They obtain their energy from carbon, nitrogen and also breaking down organic compounds. यानी ये different compounds हैं जिनसे ये अपनी energy obtain करते हैं. Many bacteria use the same process of glycolysis that is used by the human to begin the breakdown of glucose and the release of energy from it.
तो आपने बायोकेमिस्ट्री में ये पढ़ा होगा ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस, कि वो किस तरीके से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से स्टार्ट होता है, फिर पायरुविक एसिड पे कंप्लीट होता है और उस दौरान डिफरेंट इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं और उसमें एटीपीज यानी एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो बहुत सारे बैक्टीरिया इसी ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को यूज़ करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग देयर एनर्जी। ग्लाइकोलिसिस इज अंडरटेकन बाय बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स। दोनों ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो एरोबिक बैक्टीरिया हो या एनारोबिक बैक्टीरिया हो, दोनों ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को यूज़ करते हैं। अच्छा, ग्लाइकोलिसिस के अलावा और कौन सा प्रोसेस यूज़ किया जा सकता है? एज एन ऑल्टरनेटिव टू रेस्पिरेशन, मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज फर्मेंटेशन एज ए मीन्स ऑफ रिलीजिंग मोर एनर्जी फ्रॉम शुगर। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी यूज़ किया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। So many pathogenic bacteria are capable of fermenting several different sugars and other organic materials to give a range of metabolic products that include acids। और उसमें कौन कौन से metabolic product बनाते हैं? लैक्टिक एसिड्स, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड्स। अल्कोहल्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनडायोल एंड अदर कमर्शियली इंपॉर्टेंट मटेरियल्स लाइक द सॉल्वेंट्स एसीटोन एंड ब्यूटेनॉल। तो जिनके एसीटोन और ब्यूटेनॉल, इनकी दूसरी और भी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, केमिकल इंपॉर्टेंस है, डिफरेंट टेस्टिंग में यूज़ होते हैं, केमिकल टेस्टिंग में। तो ये जो है वो इस तरह से जो है वो माइक्रोबायल मेटाबॉलिज्म के नतीजे में ये जो प्रोडक्ट बनती हैं इनके कमर्शियल इंपॉर्टेंस भी है और इस तरह से बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन के ज़रिए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। फर्मेंटेशन के ज़रिए हम एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस करते हैं। Now it is a fundamental principle of antibiotic action that the drug must exploit a difference in metabolism between the organism to be killed and the human host। अब एंटीबायोटिक्स पे आते हैं कि एंटीबायोटिक एक्शन क्या है, कि इसका जो है कि इसमें इसको ये होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को किस तरह से इंटरफेरेंस करता है और किल कैसे करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और ह्यूमन होस्ट को भी किल करता है, यानी होस्ट सेल्स यानी ह्यूमन सेल को भी किल करता है या नहीं करता है। तो इस प्रिंसिपल को यानी एंटीबायोटिक एक्शन को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। विदाउट सच ए डिफरेंस द एंटीबायोटिक वुड बी वेरी टॉक्सिक टू द पेशेंट टू। क्योंकि अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो क्या होगा कि ठीक है, एंटीबायोटिक जो भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर मौजूद है उसको किल तो करेगा, बट वो ह्यूमन सेल को भी किल करेगा। तो इसलिए वो उस सूरत में वेरी टॉक्सिक टू द पेशेंट्स टू, और पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाएगा। द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स that arise during the period when a microbial culture is actually growing are termed primary metabolites। तो जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रही हैं जब माइक्रोबायल कल्चर जो है ग्रो कर रहा है, तो उससे जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रही हैं उनको कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। while those that are produced after cell multiplication has slowed or stopped, और जब ये प्राइमरी मेटाबोलाइट बन जाए, ग्रोथ मुकम्मल हो जाए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया स्लो हो जाए, ये स्टॉप हो जाए, या फिर दैट इज़ इन द स्टेशनरी फेज यानी रुक जाए, आर टर्म्ड। और उस वक्त जो प्रोडक्ट बनती है तो उस वक्त जो मेटाबोलाइट बन रहे हैं उनको कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। द मेटाबोलाइट्स दैट आर फाउंड ड्यूरिंग सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म आर डाइवर्स। बहुत डिफरेंट टाइप के जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, एंड मैनी ऑफ देम हैव कमर्शियल और थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस। और ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनकी कमर्शियल और थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस है। उसमें क्या क्या इंक्लूड है? दे इंक्लूड एंटीबायोटिक्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स फॉर एग्जाम्पल एमाइलेजेज एंजाइम दैट डाइजेस्ट स्टार्च, एंड प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स यूज इन बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स। ठीक है, जो वॉशिंग पाउडर्स में यूज़ होते हैं, ये एंजाइम्स बनाए जाते हैं बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक्स बनती हैं, टॉक्सिन्स बनाए जाते हैं के मेटाबोलाइट के तौर पर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन, बट सम ऑफ हैव थेराप्यूटिक वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटॉक्स टॉक्सिन, द टॉक्सिन ऑफ द क्लोस्ट्रीडियम बॉट्यूलिनम, इससे बॉट्यूलिनम वैक्सीन बनती है, तो इसकी ये कमर्शियल और थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस है। एंड कार्बोहाइड्रेट भी बनते हैं, फॉर एग्जांपल डेक्स्ट्रिन कार्बोहाइड्रेट, जो कि ये इसके टॉक्सिन यानी जो एंटीबायोटिक के सेकेंडरी मेटाबोलाइट कार्बोहाइड्रेट के तौर पर बनते हैं, जिसमें डेक्स्ट्रिन बनता है। डेक्स्ट्रिन यूज इज एज ए प्लाज्मा एक्सपेंडर, यानी जिनको हाइपो वॉल्यूमिया होता है, जिनका प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, तो उसका प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए डेक्स्ट्रिन की आईवी इंजेक्शन पेरेंटल फॉर्म दी जाती है।
तो ये बनाया जाता है। फॉर मॉलिक्यूलर सेपरेशन बाय जेल फिल्ट्रेशन, जेल फिल्ट्रेशन में भी डेक्स्ट्रिन यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट कमर्शियल इंपॉर्टेंस है इनकी, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं बैक्टीरिया के, उससे ये प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं। दैट इज़ वाई वी शुड नो अबाउट इट एज ए फार्मासिस्ट। नाउ माइक्रोबायल कल्टीवेशन, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो कैसे कराया जाए। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म of interest in pharmacy and medicine can be cultivated in the laboratory and most of them require relatively simple techniques and facilities। तो ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं हम उनको लेबॉर्ट्री में कल्टीवेट कर सकते हैं, पेट्री डिश में ग्रो कर सकते हैं और इनके लिए बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में हम इन्हें रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट्स, और कुछ जबकि इसके बरक्स पैरासाइड हैं, एंड सो कैन ओनली बी ग्रोन इन साइड द सेल ऑफ द होस्ट स्पीशीज़। जैसे मैंने उन यूनिक बैक्टीरिया की बात की थी, रिकेट्शिया, माइकोप्लाज्मा, विच ऑफन नेसेसिटेट्स मेमिलियन सेल कल्चर फैसिलिटीज़ एंड दे आर फ्यू। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर लेप्रोसी, लेप्रोसी का माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, दैट हैव नेवर बीन कल्टिवेटेड आउटसाइड द लिविंग सेल, यानी लिविंग सेल यानी सेल इसके लिए चाहिए, इसको ग्रो करने के लिए लेबॉर्ट्री के जो कल्चर मीडिया होते हैं उसमें इनको ग्रो नहीं कराया जा सकता। कल्चर मीडिया, अब कल्चर मीडिया पे बात करते हैं। आपने लेबॉर्ट्री में भी ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। नंबर ऑफ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल द मटेरियल दे नीड फॉर ग्रोथ। अब उनके लिए क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या क्या सब्सटेंसेस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अमाइनो एसिड्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स एंड वाइटामिन्स फ्रॉम सिंपल कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। सच ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो ऑन ट्रूली सिंथेटिक केमिकली डिफाइंड मीडिया, यानी सिंथेटिक मीडिया जो हम लेबॉर्ट्री में लेकर आते हैं। बट मैनी ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी एंड नीड ए मीडियम दैट ऑलरेडी कंटेन दीज बायोकेमिकल्स। लेकिन कुछ जो है वो इस सिंथेटिक मीडिया पे ग्रो नहीं करते, बल्कि नेचुरल मीडिया उसके लिए चाहिए होता है जिसमें ये बायोकेमिकल मौजूद है। सच मीडिया आर फार मोर कॉमनली यूज इन than synthetic ones and several terms have been used to describe them, for example routine laboratory media, general purpose media and complex media। तो सिंथेटिक मीडिया के अलावा भी जो मीडिया हम यूज़ करते हैं उसमें रूटीन लेबॉर्ट्री मीडिया है, जैसे ब्लड एगर है, जनरल पर्पस मीडिया या कॉम्प्लेक्स मीडिया है, उनको हम यूज़ करते हैं। दे आर कॉम्प्लेक्स इन द सेंस, यानी इनको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है कॉम्प्लेक्स मीडिया, दैट देयर प्रिसाइज केमिकल कंपोजिशन इज अननोन, यानी उनकी जो एग्जैक्ट केमिकल कंपोजिशन है कि उसमें क्या क्या केमिकल मिक्स हैं वो पता नहीं है। एंड इज़ लाइकली टू वेरी स्लाइटली फ्रॉम बैच टू बैच, और वो जब प्रोड्यूस किए जाते हैं तो बैच टू बैच उनकी केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंसेस भी होते हैं। इन जनरल दे आर एक्वस सोल्यूशन, लेकिन बहरहाल जो भी है ये एक्वस सोल्यूशन है। किसके? ऑफ एनिमल और प्लांट एक्सट्रैक्ट्स। दे कंटेन हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स, बी ग्रुप वाइटामिन्स एंड कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये तो कम से कम इसमें होते हैं हाइड्रोलाइज प्रोटीन्स, वाइटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कार्बोहाइड्रेट्स। Sugars included in culture media are normally present for these diagnostic purposes rather than as carbon and energy sources। तो शुगर भी इंक्लूड की जाती है डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए क्योंकि ये ग्रोथ को बढ़ाती है, तो इस वजह से, और कार्बन एनर्जी सोर्स के लिए नहीं, बल्कि कार्बन एनर्जी सोर्स के लिए ऑलरेडी उसमें कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं मीडिया में। लेकिन शुगर ऐड करने से उससे जो होता है कि ग्रोथ फास्ट करने के लिए ये और फिर वो ये कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है। सोडियम क्लोराइड में भी इनकॉर्पोरेटेड इन कल्चर मीडिया, सोडियम क्लोराइड को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है टू एडजस्ट द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ओकेजनली बफर्स आर एडिड टू न्यूट्रलाइज एसिड्स दैट रिजल्ट फ्रॉम शुगर मेटाबॉलिज्म, क्योंकि शुगर मेटाबॉलिज्म से लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपायोनिक एसिड, डिफरेंट टाइप के ईस्टर कंपाउंड्स और शुगर्स बनते हैं। तो इस वजह से इसमें बफर भी ऐड करते हैं ताकि वो एसिड जो हो वो जो उसका जो पीएच है मीडिया का उसको मेंटेन करके रखे, जिस पर ग्रोथ जो होगी वो बेस्ट ग्रोथ होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। रूटीन कल्चर मीडिया में बी एनरिच बाय द एडिशन ऑफ मटेरियल, यानी जो हम कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं उसमें उसको और एनरिच कर सकते हैं न्यूट्रिएंट से बाय एडिंग सम मटेरियल लाइक मिल्क, ब्लड और सीरम ऑर्गेनिज्म दैट नीड सच सप्लीमेंट इन ऑर्डर टू ग्रो, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। इसके अलावा कल्चर मीडिया में भी आइदर लिक्विड कल्चर मीडिया को हम ब्रॉथ कहते हैं और सॉलिड जिसको एगर कहते हैं।
The later term described liquid media that have been gelled by addition of agar, यानी जो ब्रॉथ लिक्विड मीडिया है जब उसमें हम जेल ऐड कर देते हैं तो वो सॉलिडिफाई हो जाती है और अब वो एगर कहलाती है। एगर क्या है? विच इज़ ए कार्बोहाइड्रेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सर्टेन सीवीड से हासिल किया जाता है। मीडिया फॉर ईस्ट एंड मोल्ड्स ऑफन हैव ए लोअर पीएच, यानी ईस्ट और मोल्ड्स के जो मीडिया होते हैं उनका पीएच लेवल जो है 5.5 से 6 होता है। देन द बैक्टीरियल कल्चर मीडिया, जो बैक्टीरियल कल्चर मीडिया है उनका पीएच रेंज होता है 7 से लेके 7.4 तक। लैक्टिक एसिड may be used to impart a low pH because it is not itself inhibitory to fungi at the concentration used। यानी अगर हमें फंगस का मीडिया बनाना है और उसका पीएच कम करना है तो उसमें लैक्टिक एसिड करते हैं ताकि उसका पीएच 5.5 से 6 की रेंज में आ जाए। और क्योंकि लैक्टिक एसिड फंगस की ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करता तो इसलिए लैक्टिक एसिड इज़ नॉट हार्मफुल फॉर फंगल ग्रोथ, तो हम फंगस के मीडिया में इसको ऐड कर सकते हैं। Some fungal media that are intended for use with specimen that may also contain bacteria may be supplemented with antibacterial antibiotics, for example chloramphenicol और tetracycline। कुछ फंगल मीडिया में हम एंटीबायोटिक भी ऐड कर देते हैं लाइक क्लोराम्फेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन। मकसद ये होता है इसको ऐड करने का कि उसमें फंगस के साथ साथ बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो, ताकि वो उसमें जो अगर हम फंगस को चेक करना चाह रहे हैं तो प्रॉपरली फंगस ही उसमें मालूम हो सके। तो इस वजह से हम उसको जो है वो चेक करते हैं कि ये इसमें जो है वो ऐड कर देते हैं क्लोराम्फेनिकॉल या टेट्रासाइक्लिन ताकि उसमें ग्रोथ जो हो वो सिर्फ फंगस की हो। नाउ कल्टीवेशन मेथड, इफ वी टॉक अबाउट द कल्टीवेशन मेथड, स्टार्टिंग फ्रॉम ए सिंगल सेल many bacteria can achieve concentration of the order of 10⁻⁹ cells per ml or more following overnight incubation in common liquid media। यानी अगर हम इसकी कल्टीवेशन करें तो सिंगल सेल से स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो ग्रोथ होगी 10⁻⁹ सेल्स पर ml, यानी 1 ml में 10⁹ यानी 1 के साथ 9 जीरो आप बना लें तो इतनी तेज़ी से इसकी ग्रोथ होगी ओवरनाइट इंक्यूबेशन पीरियड में लिक्विड मीडिया में। At concentration below about 10⁻⁷ cells per ml, culture media are clear, यानी जब तक 10⁻⁷ सेल्स पर ml होंगे तो कल्चर मीडिया क्लियर होंगे, यानी ये क्लियर नज़र आएंगे, उसके आर पार हम देख सकते होंगे। बट द लिक्विड बिकम्स प्रोग्रेसिवली मोर क्लाउडी या टर्बिड एज द कंसनट्रेशन इंक्रीजेज, यानी जैसे ही वो 10⁻⁷ को क्रॉस करेगी तो फिर वो जो लिक्विड मीडिया होगा अब वो क्लाउडी या टर्बिड होना शुरू हो जाएगा, यानी अब विजिबिलिटी जो होगी वो कम हो जाएगी, उसमें टर्बिडिटी जो होगी वो अपीयर हो जाएगी। देयरफॉर एन इनडायरेक्ट मीन्स ऑफ मॉनिटरिंग द कल्चर ग्रोथ, और ये इनडायरेक्ट मीन्स होगी कि हमें ये पता चल रहा होगा कि बैक्टीरियल कल्चर यानी बैक्टीरिया की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही है। और हम ये अंदाज़ा भी लगा सकते होंगे कि अब जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो 10⁻⁷ सेल से ज़्यादा हो गई है जब टर्बिडिटी उसमें आ गई है। सम बैक्टीरिया प्रोड्यूस चेन्स ऑफ द सेल्स, ठीक है, यानी चेन लाइक सेल्स एक के बाद एक, एंड सम इलोंगेटेड सेल्स यानी फिलामेंटस सेल्स, एंड दैट में एग्जिबिट ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग भी उसमें से अपीयर हो रही होती है, टू प्रोड्यूस ए टेंगल्ड मास रिजेंबलिंग ए मोल्ड माइसीलियम, यानी मोल्ड का जो माइसीलियम होता है ब्रांच्ड उसकी तरह की अपीयर होगी, लेकिन होंगी ये बैक्टीरिया। अच्छा, इसके बरक्स मैनी ईस्ट यानी फंगस जो है डिवाइड बाय बडिंग, बट दे टू वुड नॉर्मली ग्रो इन लिक्विड मीडिया टू प्रोड्यूस ए टर्बिड कल्चर, ये भी लिक्विड मीडिया में ग्रो कर सकते हैं और टर्बिड कल्चर, टर्बिडिटी जो होगी वो यानी क्लाउडीनेस मीडिया में प्रोड्यूस करेंगे। मोल्ड्स जो हैं ये भी फंगस की टाइप हैं, हाउ एवर ग्रो बाय एक्सटेंशन एंड ब्रांचिंग ऑफ हाइफे, यानी इनका जो हाइफे होगा जिससे ये अटैच होते हैं टू प्रोड्यूस ए माइसीलियम और इन एजिटेटेड लिक्विड कल्चर पैलेट ग्रोथ में अराइज, यानी पैलेट ग्रोथ एक के बाद एक पैलेट लाइक अपीयरेंस इनकी होगी, तो इस तरह से ये ग्रो करेंगे। तो ये कल्टीवेशन मेथड होगा मोल्ड्स जो कि फंगस की एक और टाइप है। नाउ व्हेन ग्रोइंग ऑन सॉलिड मीडिया इन पेट्री डिशेस, अगर हम पेट्री डिशेस की बात करें उन पर जब ये ग्रो कर रहे हैं ऑफन रेफर टू एज प्लेट्स, पेट्री डिश को प्लेट्स भी कहते हैं। इंडिविजुअल बैक्टीरियल सेल्स कैन गिव राइज टू कॉलोनीज
फॉलोइंग ओवरनाइट इंक्यूबेशन अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। यानी जब उस पेट्री डिश में मीडिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनोकुलेट किया गया तो फिर वो उनको ओवरनाइट वहाँ पे रखा गया, इंक्यूबेशन पीरियड दिया गया ओवरनाइट ऑप्टिमम टेम्परेचर के साथ, जो कि यूजुअली हॉट एयर ओवन होता है जिसमें 37 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन किया जाता है, जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर लाइक होता है। तो उसमें इसको ग्रो करने की करवाया जाता है। तो उसमें फिर ये जब ग्रो करते हैं तो कॉलोनीज़ अपनी बनाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉलोनीज़ होती हैं। अब कॉलोनीज़ क्या होती हैं? ए कॉलोनीज इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ सेल्स होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, अराइजिंग बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल ओरिजिनल सेल, एक सेल से स्टार्ट हुआ था, और ए स्मॉल क्लस्टर यानी छोटा ग्रुप था, एंड कॉल्ड ए कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट और CFU। और इनका जो एक साइड पे जो एक बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जमा होंगे तो उनको हम एक यूनिट कह सकते हैं, या CFU और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। Thus, macroscopic bacterial colonies usually comprises hundreds of thousands, millions or tens of millions of cells in an area on a petri dish that is typically 1 to 10 millimeter in diameter। तो हम यानी ज़रूरी जो ये कॉलोनीज होंगी ये इतने लार्ज साइज़ की होंगी कि ये हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, मिलियंस या टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ सेल्स होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, और हम इन्हें नेकेड आई से भी देख सकते होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़े। पेट्री डिश में वाज़े तौर पर हमें वैसे ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नज़र आ रहे होंगे। कॉलोनी साइज इज़ लिमिटेड बाय, कॉलोनी साइज लिमिट हो सकता है, छोटा हो सकता है, बाय न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी एंड और वेस्ट प्रोडक्ट। यानी अगर न्यूट्रिएंट कम है तो फिर कॉलोनी साइज स्मॉल होगा क्योंकि ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगी, या फिर वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा बन गई जिसने उसकी ग्रोथ को स्लो कर दिया। तो एक्यूमुलेशन इन जस्ट सम सेम वे एज द सेल कंसंट्रेशन इन लिक्विड मीडिया। तो इस वजह से वेस्ट प्रोडक्ट बनने की वजह से भी सेल की ग्रोथ कम हो सकती है। एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स मे बी ग्रोन इन पेट्री डिशेस। एनारोबिक ऑर्गेनिज्म जिनके लिए ऑक्सीजन टॉक्सिक होती है वो भी ग्रो किए जा सकते हैं पेट्री डिश में, लेकिन प्रोवाइडेड दैट दे आर इंक्यूबेटेड एन एनारोबिक जार। उनको पेट्री डिश को जार में रखा गया जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं थी। सच जार्स आर यूजुअली मेड ऑफ प्लास्टिक, रिजिड प्लास्टिक विथ एयर टाइट लिड्स। ठीक है, रिजिड प्लास्टिक एयर टाइट लिड्स होता है, एंड पेट्री डिशेज आर प्लेस्ड इन दैम। उसके अंदर पेट्री डिश को रख दिया जाता है टुगेदर विथ ए लो टेम्परेचर कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी मौजूद होता है उसमें। द कैटालिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ पैलेडियम कोटेड पैलेट्स और वायर। इससे क्या होता है? कॉजेज द ऑक्सीजन इनसाइड द जार टू बी कंबाइंड विथ हाइड्रोजन। यानी जार के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है वो इसके साथ पैलेडियम के साथ कंबाइंड हो जाए, हाइड्रोजन के साथ पैलेडियम में, ताकि जो है वो फिर वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाए और ये एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से ग्रो कर जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।